हेलो दोस्तों, सॉरी एजुकेशन में फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। मैं नारायण महेश्वरी। आज जैसे कि आप देख रहे हो, हमारा दूसरा जो लेक्चर होगा भारतीय इतिहास पर, जो हमारी सभी एग्ज़ाम के लिए जो है उपयोगी है। जैसे मैंने उस दिन भी बताया, ये हमारे रीट, पटवारी, एसएससी तथा आरपीएससी संबंधित जितने भी एग्जाम है, इवन आरएएस तक, ठीक है, उन सब के लिए आज की क्लास हमारी जो है उपयोगी रहेगी। और उसी सीरीज में हम आज जो है दूसरा लेक्चर लेके आए हैं जो बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता ये नया शब्द बिल्कुल भी नहीं है। हम जो है यानी कि हम स्कूल टाइम से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, और प्रतियोगी परीक्षा में इसको पढ़ने का थोड़ा सा हमारा जो है तरीका अलग होना चाहिए, ठीक है। पढ़ने में तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, पर हम परीक्षा उपयोगी कैसे पढ़ें, कैसे हम जो है सवाल को जो है ठीक कर पाएँ वहाँ पर, है ना। जो भी हमारे क्वेश्चन आए उनको कैसे हम मैक्सिमम रूप से ठीक कर पाएँ। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, मेरे वीडियो को देखना है, पोज करना है, पोज कर करके आपको प्रैक्टिस करनी है, उससे आपके लगभग सारे सवाल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आओ आज हम चालू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, अब ये सिंधु घाटी सभ्यता अपने नाम से बहुत कुछ कह रही है, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नाम से बहुत कुछ कह रही है। इसका मतलब ये है कि सिंधु और उसके आसपास में विकसित या फल फूलने वाली जो सभ्यता थी, उसी को हमने क्या कहा, या इतिहासकारों ने क्या कहा, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी, या हम कह सकते हैं विश्व इतिहास में ऐसी कौन सी बड़ी सभ्यताएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष थी। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, मेसोपोटामियम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। आपने सुना होगा मिस्र की सभ्यता, ठीक है। तो मिस्र की जो सभ्यता थी, ये मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामियम की सभ्यता और चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और एक हमारी भारत की सभ्यता, जिसको हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामियम सभ्यता, आप देखोगे इन सभी सभ्यताओं में एक चीज जो है कॉमन है। वो कॉमन क्या है, वो एक चीज जो इन सब में जो मिलती है, वो सारी जो सभ्यता है वो नदी किनारे विकसित हुई है, ठीक है। सभी सभ्यताएं जो है वो किसके किनारे विकसित हुई है, वो नदी के किनारे विकसित हुई है। यानी मेसोपोटामियम की जो सभ्यता है वो जो है दजला और फरात नदियों के किनारे, दजला व फरात नदियों के किनारे विकसित हुई है। ऐसे ही जो है मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे विकसित हुई है। और ऐसे ही जो है हम कह सकते हैं कि चीन की सभ्यता वांग हो नदी के किनारे विकसित हुई है। और भारत की सभ्यता सिंधु और उसके आसपास की नदी के किनारे विकसित हुई है। तो इसका क्या कारण है कि सारी सभ्यता नदी किनारे विकसित हुई है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, यानी फ्रेंड्स, ये इसलिए है क्योंकि जो नदियां हैं वो परिवहन का कार्य करती थी। यानी प्राचीन काल में परिवहन के साधन इतने जो है उत्तम नहीं थे, श्रेष्ठ नहीं थे। जो आज हमारे पास में परिवहन के या ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं, हमारे पूर्वजों के पास में इतने जो है व्यवस्थित और सुनियोजित, ठीक है, साधन नहीं थे। तो नदियां क्या करती थी, नदियां परिवहन का कार्य करती थी। तो हम कह सकते हैं नदियां जो थी वो परिवहन का कार्य करती थी, परिवहन के रूप में प्रयोग आता था। नदी किनारे यानी कि नदियों से जो है कृषि तथा पीने का पानी जो हमको जो है हमारे पूर्वजों को उपलब्ध रहता था। तो हम कह सकते हैं कि नदियां जो थी कृषि तथा पीने योग्य पानी हेतु
पीने योग्य पानी हेतु एक अच्छा स्रोत के रूप में काम करती थी और नदियों के आसपास की जो मिट्टी होती थी वो उपजाऊ होती थी, जो कृषि कार्य के लिए अनुकूल होती थी। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, सभी परिस्थितियों को जो हमने जाना देखा, तो हमको एक बात पता लगी है और हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या मेसोपोटामियम की सभ्यता या चीन की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता नदी घाटी के आसपास विकसित होने के कारण ये है क्योंकि ये जो है ये नदियां परिवहन के रूप में कार्य करती थी तथा जल का एक अच्छा स्रोत था और तथा हम कह सकते हैं कि कृषि उपयोगी सारी जो है अनुकूल व्यवस्था यहां पर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। हमने बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता, अगर मैं बात कहूं कि मेसोपोटामियम और मिस्र की दोनों की सभ्यता अगर हम जो है एरिया वाइज दोनों की सभ्यता को मिला लें तो सिंधु घाटी सभ्यता 7 गुना इनसे बड़ी थी। कितने गुना? 7 टाइम, यानी 7 गुना इनसे बड़ी थी। अगर इन दोनों सभ्यता की एरिया को या हम कह सकते क्षेत्र वाइज इनको मिला लिया जाए, ठीक है, और फिर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र देखा जाए तो ये सभ्यता इन दोनों सभ्यताओं से 7 गुना बड़ी सभ्यता थी। तो आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी सभ्यता थी हमारी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता, जो कि हम कह सकते हैं समकालीन सभ्यताओं में सबसे जो है बड़ी सभ्यता थी। और मेसोपोटामियम, ये कहा जाता है मेसोपोटामियम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर बात बताऊं आपको मेसोपोटामिया, तो मेसो का अर्थ होता है बीच में, ठीक है, बीच में, और पोटामिया का अर्थ होता है नदियां, ठीक है। सो दो नदी घाटी के बीच में फल फूल रही सभ्यता को मेसोपोटामियम सभ्यता कहा। तो दो नदी घाटियां कौन सी है? दजला व फरात। इन दो नदियों के बीच में जो सभ्यता फल फूल रही थी, विकसित हो रही थी, तो इसी सभ्यता को हमने क्या कहा? मेसोपोटामियम की सभ्यता। तो एक हमने ओवरव्यू ले लिया। यदि आपके एग्जाम में पूछें कि सभ्यताओं के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यताओं की समकालीन सभ्यताएं कौन थी, तो आप कहोगे मेसोपोटामियम और मिस्र की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन का मतलब होता है जो सभ्यता एक ही कालखंड में विकसित हो रही थी, अलग अलग जो है क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट हमारे सिंधु सभ्यता का विस्तार। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का विस्तार आप जैसे देख रहे हो कि कैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो किन किन क्षेत्रों में, उसका भौगोलिक विस्तार जो है कहां तक वो ये जो है सभ्यता फैली हुई थी, तो इसके बारे में हम मैप से थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखो कि आपने देखा है कि ये उत्तर का जो शहर आपने देखा कि मांडा, ठीक है, तो उत्तर का शहर क्या है? मांडा, ठीक है। और अगर हम दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में हमारा जो शहर है वो इधर जो है दाइमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र का दाइमाबाद जो है, इधर यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का दाइमाबाद जो है ये दक्षिण का शहर है, जिसको हम देमाबाद भी कहते हैं, देमाबाद, ठीक है। तो देमाबाद जो है दक्षिण का शहर। और इधर हम बात करेंगे कि राखीगिरी से भी पूर्व का शहर है आलिमगीरपुर। कौन सा? आलिमगीरपुर। ये आलिमगीरपुर, ठीक है, ये यूपी में है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यूपी। और इधर हम बात करेंगे एकदम पश्चिम का शहर, तो पश्चिम का शहर उत्तर में मांडा, ठीक है, उत्तर का शहर कौन सा हो गया? मांडा, यानी उत्तर का सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान जो है वो मांडा, जो जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। और ये हो गया देमाबाद यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है, MH यानी कि महाराष्ट्र। और इधर हम बात करेंगे कि पश्चिम में, तो पश्चिम में आएगा सुतको-गेंदौर, ठीक है, सुतको-गेंदौर, ठीक है। सुतको-गेंदौर कहाँ है? बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान में। तो सुतको-गेंदौर है बलूचिस्तान में सुतको-गेंदौर। तो दोस्तों अब
ये मैंने आपको छोटी सी मैप से आइडिया बताई है कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण था। अब हम इस पर डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। तो विस्तार में जैसे मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, विस्तार यानी एक्सटेंशन, इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। जैसे हमने मैप में देखा दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, ऐसे हम देखते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि ऐसे और इस तरह से हमने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। उत्तर का जो शहर है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ठीक है। उत्तर का शहर मांडा, ठीक है। मांडा शहर कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर, JNK। जम्मू और कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अखनूर, ठीक है। तो अखनूर डिस्ट्रिक्ट में, अखनूर जिले में, ठीक है, अखनूर जिला, ठीक है। नदी कौन सी? तो हम कह सकते हैं नदी चेनाब नदी, ठीक है, नदी है चेनाब, ठीक है। तो मांडा, अखनूर जिला, नदी चेनाब नदी, ठीक है। और इसके खोजकर्ता जो थे, ठीक है, इसके खोजकर्ता हम कह सकते हैं जगपति जोशी, ठीक है। जगपति जोशी इसके खोजकर्ता। तो उत्तर का हमारा हो गया मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, अखनूर जिला, नदी, खोजकर्ता। दक्षिण में हमारी सभ्यता जो थी, हमने मैप पे देखा महाराष्ट्र में देमाबाद, तो हम कहेंगे देमाबाद, देमाबाद अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र का कौन सा जिला? अहमदनगर, ठीक है, जिला अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है। नदी की बात करें दोस्तों, तो नदी में हम कह सकते हैं नदी है परवरा नदी। कौन सी नदी? परवरा नदी। कभी कभी ऑप्शन में परवरा नदी नहीं आती है, तो इस जगह अगर गोदावरी नदी भी अगर अपने ऑप्शन में हो तो हम गोदावरी नदी को भी सही ऑप्शन लगा सकते हैं। यदि मैं क्या कह रहा हूं, यदि ऑप्शन में आपके परवरा नदी नहीं हो और ऑप्शन आपका हो गोदावरी नदी, तो आप क्या करोगे? गोदावरी नदी के साथ जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि ये जो परवरा नदी है वो गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो कई बार एग्जाम में वो ऑप्शन क्या आता है हमारे पास में, विकल्प क्या आता है, तो विकल्प हमारे पास में अगर गोदावरी नदी है तो गोदावरी नदी भी सही विकल्प होगा। तो गोदावरी नदी, ठीक है। और जैसे हमने बात की कि पूर्व का, अब हम बात करते हैं कि पूर्व का हमारे पास में कौन सा स्थान है। तो पूर्व का स्थान हम कह सकते हैं आलिमगीरपुर। आलिमगीरपुर यानी कहाँ है आलिमगीरपुर? तो हम कह सकते हैं आलिमगीरपुर जो है मेरठ में है। तो जिला कौन सा हो गया? मेरठ, यूपी का, मेरठ यूपी। अब हम बात करेंगे कि यहां पर कौन सी नदी के किनारे? तो हिंडन नदी। तो हिंडन नदी के किनारे, तो नदी हम कहेंगे हिंडन नदी, ठीक है। तो हिंडन नदी के किनारे, और अगर आपसे जैसे फॉर एग्जांपल ये हिंडन नदी भी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? हिंडन नदी के लिए ऑप्शन हिंडन नदी आएगा, हमेशा ही हिंडन नदी आता है। बस सिर्फ मैं आपको एक नॉलेज की, हमारे जो है नॉलेज की बात कर रहे हैं कि यदि आपको ये समझा जाए कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, क्योंकि इससे हमारी थोड़ी बहुत ज्योग्राफी भी तो सही हो रही है। तो हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पूर्व का जो है, यानी पश्चिम का जो हमारा स्थान है वो है, हम कह सकते हैं कि सुतको गेंदोर। सुतको गेंदोर, कई जगह गेंदोर लिखा जाता है, सुतको गेंदोर, ठीक है। और इस सुतको गेंदोर कहाँ है? हम कहेंगे सुतको गेंदोर है बलूचिस्तान। कहां पर? बलूचिस्तान, ठीक है। और बलूचिस्तान में कौन सी नदी? तो आप नदी लिखोगे दासक नदी। कौन सी नदी?
दासक नदी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो नदी हो गई दासक नदी, और बलूचिस्तान सुतको गेंदोर, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान। तो आप जब हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि विस्तार की, तो विस्तार में आपने देखा कि हमने देखा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो एक चीज और मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, आपके साथ जो है इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि यदि आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने जो है देशों में फैली हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, अगर मैं एक छोटा सा मैप बनाऊं यहां पर और मैं ये कह दूं कि ये हमारा भारत, ठीक है, और ये पाकिस्तान, ठीक है, और ये इधर वाला पोर्शन अफगानिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान, पाक, ये हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है, और ये जो एरिया है वो अफगानिस्तान। तो अफगान, या मैं अफगान लिखूं, भारत, पाक और अफगानिस्तान, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कुल कितने देशों में फैली हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कुल जो है 3 देशों में फैली हुई है। तो 3 देश, तो हम कह सकते हैं कुल 3 देश, भारत, हमारा प्रिय भारत देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र मिले हैं वो भारत में मिले हैं, और सबसे कम जो क्षेत्र मिले हैं वो अफगानिस्तान में मिले हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो भारत में, ठीक है, सबसे ज्यादा, और सबसे कम अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में सबसे कम, ठीक है। अब दोस्तों जैसे बात ये है कि अगर मैं कहूं कि हमारी जो इसकी जो एरिया है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, अगर मैं ये कहूं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण जो एरिया है वो हम कह सकते हैं 1400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? यानी कि ये जो एरिया है ये है 1400 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण सिंधु घाटी सभ्यता जो है 1400 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है, और पूर्व से पश्चिम, ठीक है, अगर मैं पूर्व से पश्चिम की बात करूं तो ये 1600 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है, 1600 किलोमीटर। तो ये 1400 किलोमीटर और ये कौन सी है? 1600 किलोमीटर, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार है 1400 किलोमीटर का, ये जो आप देख रहे हो, और पश्चिम से पूर्व तक इसका जो विस्तार है वो क्या है? 1600 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो अगला इसी टॉपिक में कुछ 1-2 चीजें मैं और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है, जब यानी कि भारत का विभाजन हुआ, और भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान जैसा एक नया जो है देश भारत में से निकलकर एक नया देश बना पाकिस्तान, ठीक है। तो भारत में से ही पाकिस्तान का सर्जन हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब इंडिया का विभाजन हुआ तो कुल 40 जो है स्थान खोजे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। कितने स्थान? 40 स्थान खोजे गए थे, ओके। तो इसमें मैं आपको क्षेत्रफल बताता हूं कि कुल कितने क्षेत्रफल में ये जो है फैली हुई है। तो पहले इसका विस्तार जो है दोस्तों ये माना जाता था कि इसका विस्तार जो है 12,90,000, यानी हम कह सकते हैं कि पहले इसका जो विस्तार था वो था 12,90,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। बट समय समय पर नए उत्खनन होते गए, ठीक है, नए उत्खनन से अब इसका विस्तार जो है लगभग 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई है। क्यों? क्योंकि समय समय पर नए उत्खनन होते गए, नए स्थान जो है हमारे सामने आते गए समय समय पर। तो अब इसका विस्तार जो है 12 लाख से ज़्यादा
20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हो गया है। तो आज के संदर्भ में यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्तमान में इसका जो विस्तार है वो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। विस्तार में हमने देखा कि ये कितने जो है देशों में फैला हुआ है। तो हमने ये बात की कि ये करीबन 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 3 देशों में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सिंधु लिपि के बारे में। ठीक है, कल की क्लास में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आगे वाला वीडियो देखें मेरा, जो एक पहले से वीडियो हमारा है जिसमें हमने इतिहास विषय के संदर्भ में एक सामान्य जानकारी हमने जो है देखी है कि कैसे इतिहास विषय की जो है हम सामान्य जानकारी को लेते हुए अपना बेस बनाते हुए आगे के जो है वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा से ये जो है चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो आप पहले जो है अगर नहीं देखा है तो आप पहले वाले वीडियो देखो। ठीक है, फिर इस वीडियो में आओ तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको इतिहास की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है हम सबको जो है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रिक्वायर्ड है वो आपकी बनेगी और आप आराम से, ठीक है, आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो अपने को हमेशा जो है मुस्कुराते रहना है। तो जैसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने कहा था कि हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रख रहे थे। आपको याद है कि नहीं है? ठीक है ना, तो आदि ऐतिहासिक काल में हम रख रहे थे। और आदि ऐतिहासिक काल में हम क्यों रख रहे थे कि हमारे पास में जो है लिखित साक्ष्य तो है पर हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हमने कहाँ लिखा? आदि ऐतिहासिक काल में रखा, क्योंकि इसकी लिपि जो है अब तक हम नहीं पढ़ पाए। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो है हम कह सकते हैं कि हमारे जो बुजुर्गों ने जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी है, ठीक है, पर अब हम जो है उसको अब तक नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिपि जो है सिंधु लिपि वो किस तरह की है? तो सिंधु लिपि आप जैसे चित्र देख रहे हो, ये जो डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम में आपने देखा होगा कि सिंधु लिपि कुछ इस प्रकार की लिपि है। ठीक है, ये जो मुहर पे जो है लिपि लिखी गई है तो आप देख रहे हो ये कुछ चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिंधु लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब ये होता है दोस्तों कि सैंधव जो लोग थे, ठीक है, वो अपने भावों को प्रकट करने के लिए चित्र का प्रयोग करते थे, इसलिए क्या है? भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, अब ये भाव चित्रात्मक लिपि है तो सिंधु लिपि कुछ इस तरह से लिखी जाती थी, यूं 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 यूं, इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिंधु लिपि यानी राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो हम कह सकते हैं दाएं से बाएं तथा फिर आप देख रहे हो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं। ठीक है, तो सिंधु लिपि दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसमें मूल अक्षर कितने थे? तो हम कह सकते हैं मूल अक्षर इसमें जो थे, मूल अक्षर दोस्तों इसमें 64 थे। ठीक है, मूल अक्षर 64 थे। कुल जो है हम कह सकते हैं अक्षर कितने थे या कुल चित्र कितने थे? चित्राक्षर। ठीक है, तो कुल चित्राक्षर जो हम कह सकते हैं 250 से लेकर 400 तक मिले हैं, 250 से 400 तक। ठीक है, तो 250 से 400 तक जो है कुल अक्षर मिले हैं। अब आप देख रहे हो कि इस आकृति से आप क्या देख रहे हो? इस आकृति से या आपको ये पता लग रहा है कि कोई, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई सर्प चल रहा है ना, कोई सांप चल रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो सर्पिलाकार थी। तो ये कौन सी? सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार। तो सर्पिलाकार जो है
ये लिपि थी, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये लिपि सर्पिलाकार थी। और अब हम जब बात करते हैं, जब हम इस चित्र को देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि ये लिपि जो है गौमूत्रिकार जो है लिपि थी। ये लिपि कैसी थी? गौमूत्रिकार लिपि, ठीक है। गौ का जो मूत्र होता है, जब गाय चलती है तो, और पीछे जब वो हम कह सकते हैं कि टॉयलेट करती है, तो कुछ इस तरह का चित्र बनता है, ठीक है। इसलिए ये लिपि जो इतिहासकारों ने कहा है, तो इतिहासकारों ने इसको गौमूत्री लिपि भी कहा है, गौमूत्री लिपि, ठीक है। तो ये गौमूत्री लिपि है। अब हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस पूरी लिपि में सबसे ज्यादा जो चित्र मिलते हैं वो अंग्रेजी शब्द यू बना हुआ तथा मछली का चिन्ह, ठीक है। मछली की आकृति जो है सबसे ज्यादा मिलती है। तो सबसे ज्यादा जो चित्राक्षर मिलते हैं तो हम कह सकते हैं अंग्रेजी का सबसे ज्यादा चित्राक्षर अंग्रेजी शब्द का यू वर्ण तथा मछली की आकृति था, मछली की आकृति। तो मछली की आकृति, अंग्रेजी शब्द का यू वर्ण, ये यू वर्ण तथा मछली की आकृति। तो दोस्तों हमने लिपि की बात की कि सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। ये क्या है? भाव चित्रात्मक लिपि है। अब हमने देखा कि इस मोहर पर हमने देखा कि कैसे चित्रों से, ये देखो मछली के चिन्ह, दो मछली के चिन्ह, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमने देखा कि ये भाव चित्रात्मक लिपि है और मोहर पर कैसे चित्रों का अंकन किया गया है, ठीक है। और ये लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं। इसमें मूल अक्षर कितने हैं? 64। कुल चित्राक्षर 250 से लेकर 400 तक है। फिर हमने बात की सबसे ज्यादा चित्राक्षर क्या है, तो सबसे ज्यादा चित्राक्षर जो है इसमें, सबसे ज्यादा चित्राक्षर में अंग्रेजी शब्द यू का वर्णन तथा मछली की आकृति मिलती है, जो बार बार यूज हो रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लाया गया है वो अंग्रेजी वर्णमाला का यू जैसा कोई आकार तथा मछली का आकार, ठीक है। अब जैसे हमने बात की कि ये सर्पिलाकार है, ठीक है, तो ये सर्पिलाकार है। इसके बाद में ये गौमूत्री लिपि है और इसको जो है, यानी कि हम जब इसकी बात करते हैं कि वेडन महोदय ने पहली बार इसको पढ़ने का प्रयास किया, तो वेडन महोदय ने, यानी कौन से महोदय थे? वेडन महोदय। तो वेडन महोदय ने पहली बार इनको पढ़ने का प्रयास किया, तो ये बेसिकली क्या रहे? असफल रहे, पढ़ नहीं पाए। तो पहली बार पढ़ने का प्रयास किसने किया? वेडन महोदय ने। तो वेडन महोदय ने पहली बार इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, पर क्या रहे? असफल। अब जब हम एक और चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, इस लिपि को जो है बुस्त्रोफेदन लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुस्त्रोफेदस भी कहीं कहीं लिखा होता है किताबों में, कई किताबों में बुस्त्रोफेदन भी लिखा होता है। तो इस लिपि को बुस्त्रोफेदन भी कहा जाता है। बुस्त्रोफेदन, कई जगह फेदम, कई जगह फेदस, ठीक है। तो इस तरह से इस लिपि को बुस्त्रोफेदन, बुस्त्रोफेदम, बुस्त्रोफेदस लिपि भी कहा जाता है। घबराए मत, बहुत छोटी सी चीज है। सिंधु लिपि जो है हमने देखा कि भाव चित्रात्मक है, उसमें कुल कितने चित्र हैं? दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, सर्पिलाकार है, गौमूत्री लिपि है। आप यूं कर दोगे सवाल, मुझे पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मुस्कुराते रहो, शांत रहकर, ठीक है। आप पोज करके वीडियो को देखो, कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पीछे से चालू हो, अपनी एक नोट कॉपी रखो। बिना नोट कॉपी के, यानी बिना रजिस्टर के अगर आप वीडियो देख रहे हो तो समय खराब कर रहे हो। ईयरफोन डालो, शांत कमरे में बैठो, नोट्स बनाओ अपने, और ये नोट्स आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा, इवन आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो, बिलीव मी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज का इतिहास क्या है, ठीक है।
तो इसका खोज का इतिहास क्या है, कैसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पहली बार जो है लोगों की नज़र में आई। तो मैं आपको बताऊं कि 1826 में, ठीक है, चार्ल्स मेसन नामक एक व्यक्ति हुए, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे चार्ल्स मेसन, ठीक है। इन्होंने 1942 में एक लेख जो लिखा, ठीक है, जो इनकी यात्रा का वर्णन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान की यात्रा का वर्णन है। ये बेसिकली एक ट्रेवलर थे, आप समझो एक पर्यटक थे, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी में ये काम भी कर रहे थे उस समय। तो इन्होंने, चार्ल्स मेसन ने 1826 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता और हम कह सकते हैं हड़प्पा शहर की जानकारी प्रदान की। तो चार्ल्स मेसन ने 1826 में पहली बार हड़प्पा शहर में सभ्यता की जानकारी दी, ठीक है। फिर आपने देखा कि 1853 से लेकर 1856 तक एलेक्जेंडर कनिंघम नामक व्यक्ति, जो आगे जाकर भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग के जनक बनते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक बनते हैं, ठीक है। 1862 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, उनके वो जनक कहलाते हैं। तो इन्होंने क्या है, इस पूरे शहर का सर्वेक्षण किया 1853 से लेकर 56 तक। 1853 से 56 तक एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के आसपास के क्षेत्रों का, है ना, हड़प्पा के आसपास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया, ठीक है। ओके दोस्तों, अब 1856 में, यानी लॉर्ड डलहौजी के समय, डलहौजी भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय में, जैसा आपने देखा कि 1853 में भारत में जो है प्रथम रेलवे की शुरुआत होती है, यानी कि मुंबई से लेकर थाने तक रेलवे जो है सेवा की शुरुआत होती है, रेलवे सर्विसेज इंडिया में स्टार्ट की जाती है, ठीक है, रेल सेवा की शुरुआत होती है। तो 1856 में कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है। तो कराची से लेकर जो है, यानी कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो वहां पर जो है यानी कि खंडरों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो खंडरों की या ईंटों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो ईंटों की आवश्यकता पड़ी, तो मेरे कहने का मतलब है ईंटों की आवश्यकता पड़ी। तो आसपास में कुछ खंडर दिखाई दिए, तो उनमें से पंजाब में हड़प्पा जो शहर था, और पंजाब के हड़प्पा शहर में भी खंडरों की जो है खंडर नजर आए। तो वहां से इन लोगों ने जो है ईंटें निकालने का जो है काम किया, ठीक है। क्योंकि जब काम चल रहा था तो ईंटों की जो है ईंटों की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने आसपास के खंडरों से ईंटें निकालना चालू की। तो इन्हीं आसपास में खंडरों में जो है हड़प्पा शहर भी था, ठीक है। तो उस समय जो है हम कह सकते हैं, उस समय इस पूरी सभ्यता पर किसी का जो है यानी कि पूरा जो है ध्यान नहीं गया था। शायद ये सभ्यता, ये जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, ये जो है आंचल किसी जो है पुरातत्वविद के इंतजार में जो है, किसी जो है आहट में या आंचल में छिपी हुई थी, किसी पुरातत्वविद का इंतजार ये कर रही थी। तो आप देखोगे कि इसका इंतजार जो होता है वो पूरा होता है 1921 में। 1921 में जॉन मार्शल, ठीक है,
जॉन मार्शल, यानी कि 1921 में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे, एक्सट्रीमली सॉरी, भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। और उनकी देखरेख में, ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में जो है हड़प्पा नामक शहर की खोज की। ठीक है, तो 1921 में जॉन मार्शल की देखरेख में, किसकी देखरेख में? जॉन मार्शल की देखरेख में। जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे उस समय। ठीक है, उनकी देखरेख में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर का उत्खनन किया। ठीक है, तो दयाराम साहनी महोदय ने जो है हड़प्पा शहर का उत्खनन किया। तो दोस्तों यहां एक सवाल और है, वो सवाल क्या है कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम करते हैं। कौन करते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन करते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व विभाग ये अलेक्जेंडर कनिंघम वही है जिन्होंने 1853 से लेकर 56 तक हड़प्पा और उसके आसपास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। यही 1862 में जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करते हैं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम यहां तक पढ़ेंगे और बाकी की क्लास में हम आगे वाले टॉपिक लेंगे इसी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है। तब तक के लिए आप जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। ठीक है।